आज़ाद समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस देश से प्यार करता है और भारत के संविधान का सम्मान करता है। उस जिम्मेदारी को समझते हुए आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश ने आगामी जो 11 फरवरी है, 11 फरवरी को जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें मेन मुख्य मुद्दा है कि भारत सरकार द्वारा बैकलॉग और जाति जनगणना। आज देश की जो केंद्र की जो सरकार है, जो आज वो सरकार जिस तरह से पिछले मतलब क्लोजर और मर्जर के माध्यम से देश में जो रोज़गार को जो वो समाप्त करती आ रही है, जिस तरह से उन्होंने एक बैंकों का के द्वारा एक देश की जनता का जो एक हक था और देश की जो एक नागरिक है, देश के जो नागरिक हैं, उन प्रत्येक नागरिक का ये हक है कि देश की सरकार उनको स्वच्छ वातावरण, रोज़गार, स्वच्छ चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था करे। ये उनका हक है और उस हकमारी किस माध्यम से की जा रही है, उसके संदर्भ में आज ये एक छोटी सी प्रेस वार्ता रखी गई है और इसी हकमारी के विरोध में आगामी 11 फरवरी को जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जिसमें हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के माध्यम से हम उनको ये आगाह कराना चाहेंगे कि देश में जिस तरह से आज एक रोज़गार का जो एक आतंक देश की जनता को भयभीत करे हुए है, उससे छुटकारा दिलाया जाए। जैसा कि आपकी जानकारी में होगा कि देश में अभी तक लगभग 3 लाख से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल देश में बंद कर दिए गए। क्लोजर और मर्जर, ये बंद करने का पीछे षड्यंत्र क्या है कि जब स्कूल ही बंद कर देंगे तो स्कूल की वैकेंसी ख़त्म हो जाएंगी, जब वैकेंसी ख़त्म हो जाएंगी तो रोज़गार समाप्त हो जाएगा। ये एक रोज़गार को समाप्त करने का उनका एक तरीका है। इसी तरह से आपने देखा होगा पीछे कुछ बैंकों का मर्जर किया गया था। उस बैंकों का जो मर्जर किया गया था, मर्जर करने के पीछे भी कारण यही था कि रोज़गार को समाप्त करना। जब देश में रोज़गार ही नहीं रहेगा तो देश की नागरिकों को बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज देश की में जो एक हालात बने हुए हैं, उस हालात को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी है, उनका एक ये आह्वान है कि देश के हर नागरिक को उनका जो हक है, उनका ये नैतिक, उनका एक संवैधानिक अधिकार, उनका एक हक बनता है कि उनको रोज़गार दिया जाए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी चिकित्सा दी जाए और स्वच्छ पर्यावरण दिया जाए, जिसके लिए हम तन मन धन से जो जितने भी हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं दिल्ली प्रदेश के, वो आगामी 11 फरवरी को जंतर मंतर पर आएंगे और इस देश की सरकार को ये एहसास कराएंगे कि देश में जो उनका जो हक है वो हक उनको दिया जाए, उनकी हकमारी ना की जाए। बड़े महत्वपूर्ण विषय पे एक प्रेस वार्ता के लिए आपके सामने मुखतब भी हैं। हम लोग 11 तारीख में एक आंदोलन चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में जंतर मंतर पे सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई सभी लोग वहाँ पहुँचें और जो एक विशेष मुद्दा पूरे भारत भर में है उसे जन जन तक पहुँचाने का काम करें। थोड़े से आंकड़े मैं आपके सामने रखूँगा साथियों। अभी राज्यसभा में जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने आंकड़ा रखा कि हमारे बैकलॉग के जो पद हैं वो कितने ज़्यादा, सिर्फ एक विभाग में लगभग 40-50 हज़ार SC ST OBC के बैकलॉग के पद खाली हैं। और ये मामला एक शिक्षा विभाग का नहीं है। शिक्षा विभाग को मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि शिक्षा भारत की नींव है, आने वाली पीढ़ी में नया परिवर्तन लाती है। शिक्षा से ही पूरे भारत में एक नई ऊर्जा, नया एक सोच विचार का एक मामला बनता है साथियों। लेकिन ये बात लगभग हर डिपार्टमेंट में है, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे आपका राज्य स्तर में विद्युत विभाग हो, DTC हो, नगर निगम हो, लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में इन्होंने इस तरह से किया हुआ है। और ख़ासतौर में जो आंकड़े पेश कर रहा हूँ आपके सामने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो लगभग जो SC सीट है लगभग 64% वो खाली पड़ी हुई हैं। जो SC सीट है आप सुन के हैरान रह जाएंगे, 83% वो खाली हैं। जो बैकलॉग के OBC जो हैं वो 80% खाली हैं। और एक आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि जो हमारा EWS कोटा है और हमारा जनरल कोटा है वो लगभग पूरे भारत में हर जगह फुलफिल है। ये जो
SC ST OBC के लिए एक इन्होंने नॉट फॉर सुटेबल का इन्होंने एक टैग लगाया हुआ है। हमारे काबिल बच्चों को ये इस तरह का टैग दे के उन्हें हटा देते हैं, उन्हें कंपटीशन से ही हटा देते हैं। बल्कि ये UGC की गाइडलाइंस है 2018 की कि ये जो नीट और उसका पेपर क्लियर कर लेगा उसे इस पर कोई ज़रूरत नहीं है सब चीज़ें करने की, ये नॉट फॉर सुटेबल वाले किसी अधिकारी को ये कहने के लिए। हम लोग इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ विशेष बात आपके सामने रखेंगे जो NSF के माध्यम से हमारे नौजवान साथियों को, हमारे प्रोफेसर्स को हेड ऑफ पे भी रखने के बावजूद भी उन्हें ये कह दिया जाता है, जब पक्का करने की उनकी बात आती है कि नहीं भाई नॉट फॉर सुटेबल है। जो 18 साल से वहाँ पढ़ा रहे हैं, 13 साल से वहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ कार्य रहते हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ ये इस तरह का व्यवहार किया जाता है। हम लोग जब भी कोई इंटरव्यू हो वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो कि जिससे पता लगे कि वो पूछने वाला उनसे क्या पूछ रहा है और किस आधार पर उन्हें नॉट फॉर सुटेबल उन्हें बता रहा है साथियों। और इस कैटेगरी के अंदर केंद्रीय स्तर की जांच भी होनी चाहिए कि ये ऐसे मतलब इतनी पद क्यों खाली करे जा रहे हैं। ये लगभग पूरे देश में देखा जाए तो मेरे हिसाब से केंद्र सरकार के अधीन आने वालों में 10 लाख से ज़्यादा पद इस तरह से ही खाली हैं कि जो नॉट फॉर सुटेबल करके हमारे बच्चों को उन्होंने निकाल दिया या उन्हें कम्पीट करने से रोकते हैं साथियों। और सभी बैकलॉग को सही तरीके से उसे नियुक्ति करी जाए और इसमें कोई भी डी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। पहले इन्हें क्या करते थे कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल नहीं भरा तो उस पोस्ट को उसे जनरल में कन्वर्ट कर दिया करते थे ये लोग। और पिछले 10 सालों में बैकलॉग बढ़ता इतना हो गया है कि अब हमारे लोगों का कई जगह ऐसा भी हुआ है कि अब बच्चा ये सोचता है कि नहीं यार अब हमें इस तरह से रोकेंगे, तो मनोबल भी तोड़ने का काम किया साथियों। ये लड़ाई सिर्फ पदों को भरने की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए, सम्मान के लिए और SC ST नौजवानों को कुचलने की साजिश है। और इस लड़ाई को अब चंद्रशेखर साहब 11 तारीख में पूरे देशव्यापी आंदोलन करके सरकार को चेताने का काम करेंगे। उनके नेतृत्व में हम लोग जंतर मंतर में भी एक प्रदर्शन करेंगे और चंद्रशेखर साहब सदन में रह के इस ज्वलनशील मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को एहसास दिलाएंगे कि आप कितना घोर इस सारे सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हो साथियों। इस विषय पे और बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं आपको प्रेस रिलीज भी दूंगा और अभी कुछ केंद्र सरकार ने आंकड़े दिए हैं वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। बाकी आगे की बात माने हिमांशु वाल्मीकि जी रखेंगे। जातीय जनगणना, जब तक देश के अंदर जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक लोगों को उनकी कितनी संख्या है उस बारे में नहीं पता लग पाएगा। और जब तक संख्या नहीं पता लग पाएगी तब तक किन किन लोगों में कितना ज़मीन, कितना व्यवसाय के साधन बटे हुए हैं, इस बात की भी जानकारी नहीं हो पाएगी। तो जातीय जनगणना भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का बहुत लंबे समय से इसकी मांग है। इसको हमारे पूर्व में हमारे नेता माननीय काशीराम साहब भी इस बात को उठाते रहे हैं, क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो जब तक ये बात नहीं क्लियर हो पाएगी तो गाँवों में कितने लोगों पे कितनी ज़मीनें हैं, उन लोगों पे कितने व्यवसाय हैं, उन लोगों पे सरकारी संसाधनों में कितनी उनकी हिस्सेदारी भागीदारी है, उन लोगों पे खनिज में उनकी कितनी हिस्सेदारी भागीदारी है, कितने उनके जो है जजेस लगे, सुप्रीम कोर्ट में जज लगे हुए हैं, कितने उनके हाई कोर्ट में जज लगे हुए हैं, कितने उनके क्लास 1 अधिकारी कर्मचारी हैं, कितने उनके बच्चे लेके सरकारी यूनिवर्सिटीज़ से लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना इस देश में जब तक नहीं होगी तब तक देश के कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों को उनके हक अधिकार नहीं मिलने के। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा है कि अभी तक लोगों को पता नहीं है और बैकडोर से उनके हक अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले साहब के माध्यम से कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के शिक्षा की बात कही गई। उस बात को साहू जी महाराज ने 1902 में 50% आरक्षण देके उस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। उस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान करके कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों को उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया। मगर ये सरकारें जो आज देश के अंदर बैठी हुई हैं, जिनका राज है, वो इस देश के अंदर हम कमज़ोर वंचित वर्ग के हक अधिकारों को सुनिश्चित करने की तो बहुत दूर की बात है, उन्हें तमाम तरह से उनको रोकना चाह रही है। हमारे
बड़े बड़े अधिकारियों के साथ किस तरह की जुल्म जास्ती है, किस तरीके का अन्याय अत्याचार है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये बैक कैमरे की ऑफ कैमरे की बात है। अधिकारी यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे चंद्रशेखर साहब के पास आते हैं, वो बताते हैं किस तरीके का उनके साथ जो है अन्याय अत्याचार हो रहा है, किस तरीके के साथ उन लोगों के साथ जुल्म जास्ती हो रही है, किस तरीके से उन लोगों के प्रमोशंस को रोका जा रहा है, किस तरह से जाति के आधार पर उनको टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से अगर वो अपने समाज को जागरूक करने की बात कर दें, या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन की बात कर दें, या संविधान की बात कर दें, तो उसी दिन से उनके पीछे लगने का काम करते हैं। आपने देखा हरियाणा के बड़े ऑफिसर थे वाई चंद्रपूर्ण साहब, किस तरह से उनको मजबूरन उनको जो है आत्महत्या करनी पड़ी, किस तरह से देश की बेटी जिनने कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों को गौरवान्वित महसूस कराया यूपीएससी में टॉपर होके, और किस तरह से उसको जो है उस बेटी को जो है अभी हाल के दिनों में जो है उसको ट्रोल करने का काम किया। तो इस बात से हम लोग अंदाज़ा लगा लें कि जब ये हमारे पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोगों के साथ इस तरीके का काम करेंगे तो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोगों का कितना मनोबल डाउन होगा, किस तरह से कमज़ोर वर्ग के लोग अपने बच्चों को पेट पाल के जो है पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, मगर जब उनके लिए संसाधन नहीं होंगे, जब उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होंगी, जब उनके आगे बढ़ाने की बात नहीं होगी, तो कमज़ोर वर्ग के लोग अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। तो इन्हीं सभी बातों पे जो है हम आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले हम सब लोग आने वाली 11 तारीख को एक बड़ा दिल्ली के माध्यम दिल्ली के लोग बड़ा जो है प्रदर्शन बुलाने जा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग भी आएँ। माननीय अनिल सागर जी, देश के अंदर सरकार ने खुद इसमें भागीदारी, मैं कहूँगा सरकार की भागीदारी खुद रही है इसके अंदर, ये सरकार के इशारे रहे हों, सरकार इन्वॉल्व है इसके अंदर, कि उसने पक्षों को, जो देश के अंदर जो पक्ष हैं, 2 पक्ष हैं, दोनों पक्षों को आपस में लड़ाने की जो बात आपस में की है, इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही जाती है। जो देश के अंदर जो माहौल जिस तरीके का बना, चाहे एक वर्ग को टारगेट किया गया हो, उसके लिए अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया हो, ये बहुत निंदनीय है। इसका सरकार को इस बिल के ऊपर, जो यूजीसी का जो बिल लाए हैं, जो 1956 में इसका आयोग गठन हुआ था, उसके बाद अमेंडमेंट होते रहे, और मुझे लगता है कि 2012 के बाद जो 2026 का जो बिल आयोग ने जो दिया था, उसके अंदर जो वाकई में इस देश के अंदर SC ST OBC के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, जैसे रोहित वेमुला के बारे में आप जानते होंगे कि उनको आत्महत्या करने में मजबूर किया गया, पर वो एक हत्या थी, एक साजिश थी वो। तो उसमें हो सकता है कि भाई हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को राहत मिलने वाली होती, पर जो द्वेष इस देश के अंदर जो अगड़ी जाति के जो लोग थे, जो बार बार इस बात को कह रहे थे कि भाई हमारे लोगों को, यानी कि जो मुझे लगता है कि संख्या में कम है, और जो अत्याचारी हैं अपने आप को, फिर उनको डर किस बात का था, क्योंकि उसके अंदर, उस बिल के अंदर जो गठन हुआ, कमेटी का जो गठन हो रहा था, उसमें SC ST OBC और दिव्यांग और महिला भी थी। तो क्या वो महिलाओं को अपना नहीं मानते? महिला तो स्वर्ण जाति की भी हो सकती थी उसके अंदर, और जो दिव्यांग हैं वो भी स्वर्ण जाति के हो सकते थे। तो अत्याचारी लोग, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, वो खुद इस बात को लेकर डरे हुए थे कि भाई कभी हमारे ऊपर या हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि वो करते हैं, रैगिंग के नाम पे भी करते हैं, और कॉलेजों में जो और भी जो कई तरह की ऐसी घटनाएं बहुत सारी सामने आई है। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बड़े विस्तार से इंटरव्यू में भी और पार्लियामेंट के अंदर भी उस बात को रखा भी है। मैं कुछ, जैसे आप भारत के विश्वविद्यालयों की संख्या देखेंगे जो मान्यता प्राप्त हैं, UGC से मान्यता प्राप्त हैं, उसमें सेंट्रल देखेंगे, सेंट्रल में 56 विश्वविद्यालय हैं, और स्टेट के देखेंगे कुल मिला के पूरे देश के 480 हैं, और डीम्ड जो विश्वविद्यालय हैं 125 हैं, और जो प्राइवेट जो विश्वविद्यालय हैं उनकी हम बात करेंगे तो 450 हैं। यानी कि उनके लोगों की जो विरोध कर रहे हैं, ये UGC में आने वाले विश्वविद्यालय वो प्राइवेट भी हैं, सभी हैं। तो आप इसमें भी देखेंगे कि किस पक्ष के पास क्या है, किस पक्ष के पास क्या नहीं है। तो मैं इसमें ही, जैसे आप डिग्री कॉलेज देखेंगे, डिग्री कॉलेज भी हैं बहुत सारे, तो इनमें सारी अब जो हम लोग बैकलॉग की भी बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप बैकलॉग देखेंगे तो ऐसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देखेंगे आप, शिक्षण जो संस्थान जो पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, उसमें मेरे ख्याल से 5500 के आसपास हैं। जो हम केंद्रीय की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें SC के 700 से 800, SC के 400 से 480 और OBC के 1000 से
1500 के आसपास जो पद जो खाली पड़े हुए हैं, जो सरकार ने बिल्कुल ही नज़रअंदाज किए हुए हैं, तो हम उसकी भी इस कार्यक्रम में हम लोग बात रखने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि आने वाले वक्त में जो जातिगत जनगणना की भी बात हम लोग कर रहे हैं, उसके आधार पे भी ये जो लड़ाई है, जो मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि जिसकी चीज़ की जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात जो करते थे, तो आज़ाद समाज पार्टी ने बीड़ा उठाया है। और पूरे जो भी हमारी दिल्ली के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, ये आप लोग की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि 11 फरवरी को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर परिवार सहित आप लोग पहुंचने काम करेंगे। और मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, ये आंदोलन की लड़ाई है। मान्यवर साहब कांशीराम भी कहते थे इस बात को कि मैं करूंगा तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग मीडिया कर्मियों ने जितना समय दिया है, जो आप लोग आए हैं, आप लोग का हृदय से धन्यवाद। और आप लोग 11 तारीख तक हमारे साथ डटे रहें भाई, इतना ही मैं। और इसमें दिल्ली में बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे भी हम लोग ये जो आंदोलन जो 11 तारीख को हो रहा है, जैसे आप भलसवा डेयरी का पहाड़ जो देख रहे हैं आप, उसको ख़त्म कर दिया किराड़ी में, और पूरा किराड़ी मेरे ख्याल से पानी हो रखा है पूरा, और वहाँ पर पूरा कूड़ा कचड़ा ये सारी चीज़ें हो रखी हैं। तो उनके साथ भी आज़ाद समाज पार्टी खड़ी हुई है। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, जो अभी जो अच्छे कपड़े पहनने वाले हैं, अभी आपने देखी होगी इसमें आप पड़पड़गंज के अंदर हमारे समाज की महिला थी, उसको एक पार्षद ने किस तरीके से जो टिप्पणी करी कि भाई अच्छे कपड़े पहनने पे भी, मतलब उसको उसका काम है, वो काम कर रही है भाई, तो उसको भी कह रहे हैं कि तू ऐसा अच्छे कपड़े पहन के भी काम कर रही है, मतलब ये भी गुनाह हो गया कि हमारे लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। तो इस तरह की शर्मनाक घटनाएं दिल्ली के अंदर जो हो रही हैं, उसमें भी हम लोग, और दिल्ली से लगे रोहतक में भी देखो आप कि वहाँ लोगों को जातियों के नाम पे मारा जा रहा है, मतलब जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये देश कहाँ जा रहा है? ये आज़ाद भारत है, इसकी परिकल्पना कैसे कर रहे हैं हम लोग, कैसे देख रहे हैं इसको हम लोग? तो मैं ये सारी जो घटनाएं हैं, ये आज़ाद समाज पार्टी ने अपने ज़िम्मे लिया है। बहुजन समाज की जो घटनाएं हैं, उसकी लड़ाई लड़ने का जिम्मा आज़ाद समाज पार्टी ने, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लिया है। और करावल नगर के अंदर वाल्मीकि समाज के हमारे साथी थे, उनको गोली मारी गई, अभी तक भी अरेस्टिंग नहीं हुई है किसी की, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर जब ऐसे हाल हैं, तो पूरे देश की कल्पना करेंगे तो क्या हाल होगा। बहुत सारी घटनाएं पूरे देश के अंदर हो रही हैं, तो ये सारी ऐसी जो घटनाएं हैं, उनमें हम लोग जो है दिल्ली के अंदर जो आंदोलन 11 तारीख को हो रहा है, उसमें अपनी सहयोग करें, दिल्ली के लोग सहयोग करें। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोग आए। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि कांशीराम साहब कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 निकल आते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने भी 1000 निकल आते हैं। आपके खिलाफ हिंदू वाहिनी वगैरह जो भी संगठन जो है वो यूजीसी पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? अच्छा सवाल है भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। देखो यही लोग थे जो ये कह रहे थे जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और आज सब लोग जो है वो बिल में दुबके बैठे हैं, समझिए। आज सब लोग जो है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस पर। कोई 36 बिरादरी का भाईचारा कहता है, तो कोई हिंदू भाईचारा कहता है, मगर बाबा मानव कांशीराम साहब का भाईचारा 6743 जातियों का भाईचारा, बहुजन समाज का भाईचारा है, समझिए। आपने अभी हमारे साथी ने बताया किस तरह से रोहतक में जो है, जैसे एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, वाल्मीकि समाज के लोगों को, कुछ लोगों को जो है जय श्री राम बुलवाया गया, मारपीट करके जो है जय श्री राम बुलाया गया। वैसे तो वो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने के लिए तो हम सब भाई भाई हैं, मगर जब हक अधिकार की बात आएगी, जब हक हकूक़ की बात आएगी, जब मान सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी, तो हम उनके जो है पैरामीटर में खड़े नहीं दिखाई देते, तब हम अलग हो जाते हैं। और ये अच्छा है कि समय समय पे ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं, लोगों को इनके बारे में जो है जानकारियाँ हो रही हैं। जनहित की पॉलिसी आप एक बता दें कि सरकार ने जनहित की एक पॉलिसी बनाई है, सरकार ने ही वो एक्ट बनवाया, और सरकार ने उस एक्ट को बनाने में कितना टाइम लगाया? 10 साल लगे उसको। 2016 में उसके लिए मतलब कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, और 2026 में इम्प्लीमेंट हो रहा है। उस एक्ट को बनाने में, उस अधिनियम को बनाने में 10 साल लगाए हैं, और उसको ब्रेक करने में 10 दिन नहीं लगे। तो ये एक सरकार की रणनीति है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सरकार ने इस देश में सारे रोज़गार समाप्त कर दिए हैं। आज मात्र देश के अंदर 2% सरकारी नौकरियां रह गई हैं। तो 2% नौकरियों से कैसे मतलब देश में मतलब लोग जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने, सरकार ने जितनी भी संवैधानिक संस्था थी उन सबका निजीकरण कर दिया है, और निजीकरण करने का मतलब उनका पर्पज़ ये है कि रोजगार को समाप्त करना। हमारे साथ बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो हर स्तर पे प्रयास कर रहे हैं कि सामाजिक कुरीतियाँ ख़त्म हो और आपसी भाईचारा बने। और हमें बहुत
उम्मीद है कि ये 21वीं सदी में ये परिवर्तन ज़रूर हम लोग लाके रहेंगे। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सभी लोग इस परिवर्तन में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, और भी पार्टियां जो दलितों की पार्टियां हैं वो कई बार इस कानून को कहती हैं कि हम इनका समर्थन करते हैं, क्या वो कोर्ट के फैसले को लेकर हो, क्या वो पहले जब पास हो रहा था बिल तब उसका समर्थन कर रहे थे, वो कंफ्यूज कर रही है समाज को। इस पर आज़ाद समाज पार्टी का स्टैंड है। जो दलितों का वोट लेने की बात करती हैं, पीडीए की बात करती हैं, पीडीए का नारा लगाने की बात करती हैं, उन पार्टियों के नेताओं ने ही, चाहे नेताओं ने कहलवाया हो और इसका विरोध किया, और जो चुप रहता है वो भी विरोध की ही श्रेणी में ही शामिल होता है। चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य क्षेत्रीय कोई पार्टी हो, इस बिल पे सब ने चुप्पी साध रखी थी। सबसे ज़्यादा वोट हमारा SC ST OBC की बात कर रहा हूँ मैं, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा वोट है, और इस बिल पे सब के सब चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा क्यों? हमारे लोग क्यों उनको वोट देते हैं? क्यों वो नेता वहाँ पर दरी बिछाने का काम कर रहे हैं? आज समाज की इस लड़ाई में उन लोगों को साथ आना चाहिए। हर वर्ग के लोग, जैसे SC ST OBC, मैं OBC समाज के लोगों से कहता हूँ इस बात को कि आंदोलन, अगर इसको, ये जो बिल आया है, इसमें अगर आप सही में अगर अपनी आहुति दें तो इस देश के अंदर एक गली, मोहल्ला, चौक, कोई भी मुझे लगता है ज़िला नहीं बचेगा, सड़क नहीं बचेगी जो जाम ना हो सके। अगर हम सही मायने में चाहें SC ST OBC के लोग, तो पूरा देश जाम कर सकते हैं। हिमांशु जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से UGC का जो बिल आया और चंद्रशेखर ने जिस तरीके से UGC को लेकर के आवाज़ उठाई, लगातार अब देखा जाए कि इस पर स्टे लग गया अभी कोर्ट की तरफ से। अब इसका जो फैसला है 19 मार्च को आएगा, जो सुनवाई है। अगर सुनवाई आप लोगों की तरफ, यानी कि आप लोगों की तरफ अगर फैसला आता है या आप लोगों के पक्ष में फैसला नहीं आता, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? पहली बात तो सिस्टर ये है कि जो चंद्रशेखर साहब ने आवाज़ उठाई है, चंद्रशेखर साहब ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बहुजन समाज के लोगों ने अपनी वोट दे के जो है भेजने का उन्हें काम किया है, और कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है पार्लियामेंट में भेजा है। 131 सांसद या वहाँ पे और भी हैं, मगर कोई बोलता नहीं दिखाई दिया। जो समय पे हमारे वोट ले जाने का काम करते हैं वो भी वहाँ बोलते नहीं दिखाई दिए। अगर हमारे पक्ष में फैसला आता है तो हम धन्यवाद करते हैं, अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो 2 अप्रैल भी हमें याद है, 13 लोगों की शहादत जरूर हुई है, मगर शाम को ही जो है सरकार ने घुटने टेकने का काम किया। ठीक है, हमें 13 पॉइंट रोस्टर का भी याद है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है घुटने टेकने का काम किया। हमें गुरु रविदास मंदिर का आंदोलन भी याद है कि अब यहाँ लाखों लोगों का जमावड़ा यहाँ हुआ, तो सरकार ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना और सभी दलों ने ये माना कि हमसे कोई गलती हुई है।